भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और जब हमारा देश वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तो ऑब्वियस है कि शेयर मार्केट में स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अगले 10 सालों में हमारे देश के लगभग सभी सेक्टर्स में हाई ग्रोथ देखने को मिल सकता है, फिर चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रा सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या कंज्यूमर सेक्टर हो। तो लॉन्ग टर्म में इसी ग्रोथ का बेनिफिट उठाने के लिए स्मॉल कैप फंड सबसे बढ़िया चॉइस हो सकता है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को एक शानदार रिटर्न्स बनाकर दिया है। इसीलिए आज के वीडियो में हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा फंड है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड और साथ ही एक डिसेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में टोटल 29 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं और किसी के लिए भी इनमें से कोई एक या दो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। इसीलिए मैं इन सभी फंड्स को डिफरेंट रिटर्न्स और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपेयर करूंगा। जैसे इन फंड्स का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, ये फंड्स कब लॉन्च हुआ था, यानी इन सभी फंड्स का टोटल एज कितना है, इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं, इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस जिसमें हम इन सभी फंड्स का ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न दोनों को शामिल किया है। हमने रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, अप मार्केट कैप्चर रेशियो और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो को भी कंसिडर किया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये कैटेगरी ज्यादा सूटेबल रहता है। शेयर मार्केट में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है उन सभी कंपनीज को अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक वाइज देखें तो उनमें से टॉप 250 कंपनीज के बाद के जो कंपनीज आते हैं, यानी कि 251st पोजीशन के कंपनी से लेकर नीचे की सभी कंपनीज को हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स इन्हीं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड हाउस आपके पैसों का मेजरली हिस्सा उन सभी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपए या उससे कम होता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर एक्सेप्शनल रिटर्न्स चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक्सेप्शनल रिटर्न्स के बदले आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और ये जितना जल्दी ऊपर बढ़ता है उतना ही जल्दी नीचे भी गिरता है। इसीलिए इस फंड में सिर्फ उन्हें ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट काफी हाई है और वो लंबे समय तक इसमें बने रह सकते हैं, यानी कम से कम 5 से 7 साल का समय दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड्स अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो इस फंड में सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट करें जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और जो इस फंड से रिलेटेड रिस्क को समझते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की SIP सबसे बेस्ट तरीका है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का। अब हम एक एक करके सभी 29 स्मॉल कैप फंड्स को अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि टोटल AUM। किसी भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया टोटल अमाउंट उस फंड का AUM कहलाता है। अब अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM 1000 करोड़ से कम है तो इसका मतलब कि वो फंड काफी वोलेटाइल और रिस्की है और इसके साथ ही ऐसे फंड्स में हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। अब क्योंकि ऐसे फंड्स में बहुत कम लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किया होता है, इसीलिए कल को अगर मार्केट डाउन होने पर हम अपने फंड्स को बेचना चाहें तो हो सकता है कि उसके लिए हमें बायर्स ना मिले। तो ऐसे सभी फंड्स को हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर इस लिस्ट को देखें तो यहाँ हमारे पास टोटल 4 ऐसे फंड्स हैं जिसका टोटल AUM 1000 करोड़ रुपए से कम है। LIC, JM, क्वांटम और ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो हम ये चारों फंड्स को इस लिस्ट से रिमूव करेंगे, जिसके बाद हमारे पास अब टोटल 25 म्यूचुअल फंड्स रह गया है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है एज ऑफ द फंड्स। यहाँ पर मैं उन सभी फंड्स को मार्क करूंगा जो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है और जिनको आए हुए अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इन सभी फंड्स का रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है और हमारे पास ऑलरेडी कई सारे फंड्स हैं जो 5 या 10 साल पुराना है और एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी दे रहा है। तो इस लिस्ट में हमारे पास टोटल 3 ऐसे फंड्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बड़ौदा PNB
PNB परिभाष, महिंद्रा मनु लाइफ एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो मैं इन तीनों फंड्स को लिस्ट से रिमूव कर देता हूं, जिसके बाद हमारे पास अब टोटल 22 फंड्स रह गए हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर में हम इन सभी फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को उसके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप इन सभी फंड्स के रिटर्न को देख सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स में, यानी कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 सालों में इन फंड्स ने कैसा रिटर्न दिया है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें इन सभी हॉराइजन में इन फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न के साथ उसके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क रिटर्न को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन फंड्स के उन सभी हॉराइजन के रिटर्न्स को रेड मार्क कर दिया है जो अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट नहीं कर पाया है। यहाँ पर एक बात आपका समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी फंड के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो हमेशा अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करे और उससे अच्छा रिटर्न बनाकर दे। लेकिन हाँ, उस फंड को अपने मैक्सिमम हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा एक अच्छा फंड बनने के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ टोटल 5 हॉराइजन के रिटर्न को लिया है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 और 10 साल। अब इन 5 में से कम 3 हॉराइजन में किसी फंड को अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करना होगा और एक अच्छा रिटर्न लाकर देना होगा आगे के लिस्ट में बने रहने के लिए। तो यहाँ पर यूनियन, आदित्य बिरला और सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने अपने 5 में से किसी भी हॉराइजन में अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट नहीं कर पाया है। उसी तरह फ्रैंकलिन इंडिया ने भी अपने 5 में से 4 हॉराइजन में पीछे रह गया है। DSP स्मॉल कैप फंड अपने 5 में से 3 हॉराइजन में अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न लाकर दिया है। ICICI प्रूडेंशियल भी सिर्फ एक ही हॉराइजन में ठीक परफॉर्म कर पाया है। UTI स्मॉल कैप फंड को आए हुए अभी 3 साल ही पूरे हुए हैं और उसमें भी वो 3rd ईयर के हॉराइजन में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। SBI स्मॉल कैप फंड अपने 5 में से 4 हॉराइजन में पीछे रह गया है। PGIM इंडिया को भी आए हुए अभी 3 साल ही पूरे हुए हैं और वो भी अपने किसी भी हॉराइजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर ऐसे टोटल 10 फंड्स हैं जो अंडर परफॉर्मिंग है, तो हम इन सबको लिस्ट से बाहर कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास टोटल 12 फंड्स रह गए हैं। अब ये सारे फंड्स ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर हमें इन सभी फंड्स के रिटर्न्स कंसिस्टेंसी को जानना है तो हमें इन सब का रोलिंग रिटर्न जानना होगा। अब रोलिंग रिटर्न क्या होता है इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि हम किसी फंड के 10 साल के पीरियड में 5 साल के रोलिंग रिटर्न को देखना चाहते हैं और इस 10 साल के टाइम फ्रेम को हम 2015 से 2025 तक मान लेते हैं। तो इस प्रोसेस के पहले स्टेप में हम इस 5 साल के टाइम पीरियड के लिए 2015 से 2020 तक के 5 साल के रोलिंग रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 5 साल का पीरियड होगा 2016 से 2021 तक, इसके बाद नेक्स्ट 2017 से 2022 तक, उसके बाद 2018 से 2023 तक, फिर 2019 से 2024 और फिर 2020 से 2025 तक। तो ऐसे करके हमारे पास इस टाइम पीरियड में मेजरली 6 बार 5 ईयर टाइम पीरियड्स का रोलिंग रिटर्न मिलेगा। लेकिन वैसे अगर हम यहाँ देखें तो इस 10 साल के टाइम फ्रेम में हमें टोटल 1233 बार 5 ईयर टाइम पीरियड मिलेगा, जिसमें से पहला 5 ईयर पीरियड होगा 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक। सेकंड 5 ईयर पीरियड होगा 2 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2020 तक, और ऐसा ही चलता रहेगा टिल द लास्ट पॉसिबल 5 ईयर पीरियड जो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। और इन सभी 1233 5 ईयर टाइम पीरियड के रिटर्न के एवरेज को हम रोलिंग रिटर्न कहते हैं, जिससे हमें किसी भी फंड के रिटर्न के कंसिस्टेंसी का पता चलता है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है रोलिंग रिटर्न। अब ये सारे फंड्स का लॉन्च डेट यानी इंसेप्शन डेट अलग अलग है, लेकिन इनमें से ज्यादातर फंड्स 5 साल पुराना है, इसीलिए यहाँ पर रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करने के लिए हमने स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2019 से लिया है। लेकिन ITI और बंधन स्मॉल कैप फंड को आए हुए अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए इन दोनों का रोलिंग स्टार्टिंग डेट को हमने 1 मार्च 2020 से लिया है। तो अगर हम यहाँ पर इन फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क रोलिंग रिटर्न के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3 ऐसे फंड्स निकल कर आ रहा है जो अपने बेंचमार्क रोलिंग रिटर्न को अपने सभी हॉराइजन में बीट नहीं कर पाया है, जिसमें से ITI स्मॉल कैप फंड ने तो अपने किसी भी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क रोलिंग रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है। इसीलिए इस फंड को हम इस लिस्ट से बाहर करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा फंड चाहिए जो मैक्सिमम कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा हो। तो हमारे पास अब टोटल 11 फंड्स बच गए हैं जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिया है। तो ये तो था रिटर्न्स का कंपैरिजन। ट्रेलिंग रिटर्न में बंधन ने 1st और 3rd ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स लाकर दिया है, वहीं 5th ईयर और 7th ईयर में क्वांट ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है, जबकि 10th ईयर में निपॉन
ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है और क्वांट यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। और रोलिंग रिटर्न में क्वांट ने अपने सभी हॉराइजन में सबसे ज्यादा रिटर्न्स लाकर दिया है और रिटर्न्स के मामले में इसके नजदीक में कोई दूसरा फंड नहीं है। अब तक आपने जितने भी स्मॉल कैप फंड्स के एनालिसिस के वीडियोस देखे होंगे उसमें से मुझे लगता है कि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, ये डेटा 12 जनवरी का है, जिस वक्त मार्केट बहुत स्लो हो चुका था और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 11% लो पर ट्रेड कर रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब सबसे पहले स्मॉल कैप फंड गिरता है। जब मार्केट सही चल रहा होता है तब तो सभी फंड्स अच्छा परफॉर्म करता है और हमें अच्छे रिटर्न्स भी लाकर दे रहा होता है, लेकिन जब मार्केट स्लो हो तब हमें असली पिक्चर देखने को मिलता है कि कौन से फंड मैनेजर इतने टफ सिचुएशन में भी खुद के परफॉर्मेंस को सस्टेन बनाए रखने में सफल रहा है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये 11 फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करना बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन सभी फंड्स के रिस्क पैरामीटर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा फंड्स अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। यहाँ पर इन सभी फंड्स का शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो, अप मार्केट कैप्चर रेशियो एंड डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो को देख सकते हैं। किसी भी फंड का शार्प रेशियो और अल्फा जितना ज्यादा होगा उसको उतना ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर हमने एक रेंज लिख दिया है आपके समझने के लिए। वहीं बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा, जिसमें से बीटा को 1 से कम होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो का रेंज आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ शार्प रेशियो सबका 1 से ज्यादा है, सिर्फ कोटक को छोड़कर। शार्प रेशियो हमें किसी भी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है और यहाँ टाटा का शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है 1.34, यानी ये फंड 1 यूनिट रिस्क के बदले 1.34 यूनिट का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अल्फा अगर देखें तो इन्वेस्को इंडिया का अल्फा सबसे ज्यादा है 7.43। जब कोई फंड रिस्क लेता है तो उस पर रिटर्न भी आना चाहिए और अल्फा वही एक्सेस रिटर्न को शो करता है जहां पर फंड ने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा होता है एक्स्ट्रा रिस्क को लेकर। तो अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। इसके बाद बीटा सबसे कम टाटा का है 0.7। बीटा से हमें किसी भी फंड के वोलेटिलिटी का पता चलता है। जहां पर ज्यादा रिटर्न होता है वहीं पर रिस्क भी ज्यादा होता है और ये बहुत जरूरी है कि हमें किसी भी फंड से एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए होता है, ना कि कभी बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम। अगर किसी फंड का बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब उस फंड में काफी वोलेटिलिटी है। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है 12.3। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि किसी भी फंड का रिटर्न उसके एवरेज रिटर्न्स के कंपैरिजन में कितना फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि अगर किसी फंड का एवरेज रिटर्न 20% है और इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है तो इसका मतलब उस फंड का रिटर्न 20-5 और 20+5 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा होगा वो फंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल और रिस्की होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा वो फंड उतना ही स्टेबल और बढ़िया होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो, यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज को हम जो फीस देते हैं वो होता है एक्सपेंस रेशियो और ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा। और यहाँ टाटा का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.34%। नेक्स्ट है अप मार्केट कैप्चर रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि जब मार्केट ऊपर गया था तो वो फंड कितना ऊपर गया। जैसे सपोज किसी फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 है तो इसका मतलब कि जितने परसेंट से मार्केट ऊपर गया उतने ही परसेंट से वो फंड भी ऊपर गया। अगर ये रेशियो 100 से कम है, मान लीजिए 95 है, तो इसका मतलब कि वो फंड ने मार्केट के कंपैरिजन में 5% कम रिटर्न दिया है। और अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब कि वो फंड ने मार्केट से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। हमारे इस लिस्ट में बंधन का अप मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे ज्यादा है 133। लास्ट है डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा था तब मार्केट के कंपैरिजन में वो फंड कितना नीचे गिरा। अगर किसी फंड का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 100 है तो इसका मतलब कि जितना मार्केट गिरा उतना ही वो फंड भी नीचे गिरा। और अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब कि वो फंड मार्केट से भी ज्यादा नीचे गिरा, यानी वो फंड अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। और अगर ये रेशियो 100 से भी कम है तो इसका मतलब वो फंड मार्केट से भी कम नीचे गिरा, यानी कि वो फंड अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो यहाँ इन्वेस्को इंडिया का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम है -8, मतलब ये फंड सबसे कम नीचे गिरा है। इनफैक्ट ये फंड बियर मार्केट में भी अच्छा और पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ रिस्क पैरामीटर में टाटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है, मतलब ये फंड बहुत ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। इन्वेस्को इंडिया और बंधन के बाद सबसे ज्यादा अल्फा भी इसी फंड का है 7.14। बीटा तो इस फंड का सबसे अच्छा है, मतलब ये फंड बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम
कम वॉलेटाइल और कम रिस्की है। एक्सिस के बाद सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन टाटा का ही है 13.64। एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम इसी फंड का है और अप मार्केट और डाउन मार्केट रेशियो को भी ये फंड बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। बंधन और इन्वेस्को इंडिया के बाद टाटा का अप मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे ज्यादा और अच्छा है और इन्वेस्को इंडिया के बाद टाटा का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम है 32। तो रिस्क पैरामीटर में टाटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम यहाँ इन तीनों चार्ट को कंपेयर करें यानी ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न और रिस्क पैरामीटर को कंपेयर करें तो ओवरऑल क्वांट सबसे ज्यादा रिटर्न्स लाकर दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है 17.72। बीटा हालांकि इसका 1 से कम है लेकिन बाकियों से ज्यादा है और मार्केट के गिरने पर सबसे ज्यादा यही फंड नीचे गिरेगा। इसके बाद रिसेंट के कुछ सालों में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न्स लाकर दिया है। इसका शार्प रेशियो और अल्फा भी बहुत अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है और अप मार्केट कैप्चर रेशियो तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा है। और अगर लॉन्ग पीरियड में देखें तो निप्पॉन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न लाकर दिया है, लेकिन इन दोनों में से निप्पॉन इंडिया का रिस्क परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बैंक ऑफ इंडिया। इसका शार्प रेशियो और अल्फा बहुत अच्छा है, बीटा भी इसका ठीक है। तो इस पूरे चार्ट को एनालाइज करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और रिस्क ले सकते हैं तो क्वांट के साथ जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, लेकिन फिर रिस्क भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं और थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न थोड़ा कम भी आए तो भी चलेगा, तो फिर आप निप्पॉन इंडिया के साथ जा सकते हैं। ये फंड अपने रिटर्न और रिस्क का परफेक्ट बैलेंस बनाए हुए हैं। और अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं और बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं जो एवरेज से थोड़ा अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। इस लिस्ट में टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि बहुत ही कम रिस्की है, इसके बावजूद मैंने इसको लिस्ट में नहीं रखा है क्योंकि ये रिटर्न्स के मामले में बाकियों से बहुत पीछे है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में तो हम इन्वेस्ट ही इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा रिटर्न बना सके। लेकिन अगर आप में से कोई इस कैटेगरी में भी सबसे कम रिस्क लेना चाहता है तो वो फिर टाटा के स्मॉल कैप फंड को कंसीडर कर सकता है। तो ये था आपका स्मॉल कैप फंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से उस फंड को रिसर्च और एनालाइज कीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।